जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आम में बौनेपन, नियमित फलन और शीघ्र फलन को कौन नियंत्रित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि आम में बौनेपन, नियमित फलन और शीघ्र फलन को कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा अप्रभावी जीन, रिसेसिव जीन जो कि आम में बौनेपन, नियमित फलन और शीघ्र फलन को नियंत्रित करता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ण मुरझाने विल्ट के प्रति सहनशील अमरूद की कौन सी किस्म है। बात करा साथियों कि पर्ण मुरझाने के प्रति सहनशील अमरूद की कौन सी किस्म है। तो याद रखिएगा सरदार। सरदार जो होता है पर्ण मुरझाने के प्रति सहनशील अमरूद की वैरायटी हो जाती है। बाकी यदि बात करें साथियों तो याद रखिएगा इलाहाबाद सफ़ेदा, इलाहाबाद राउंड और हफ्सी, ये तीनों जो कि अमरूद की ही वैरायटी हो जाती हैं, जिसमें से हफ्सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हफ्सी किसकी वैरायटी है। तो याद रखिएगा अमरूद की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली की कटाई में देरी होने पर क्या प्रभाव होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर का कि मूली की कटाई में देरी होने पर क्या होता है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा। पिथनेस हो जाती है, यानी कि खोखलापन हो जाता है। आप देखते होंगे जब भी मूली को छोड़ दिया जाता है और वो कटाई से देरी हो जाती है तो उसमें जो कि अंदर खोखले नुमा संरचना हो जाती है, जिसे पिथनेस कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल खली में सबसे अधिक नाइट्रोजन सामग्री किसमें होती है। तो याद रखिएगा ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली में होती है और कितनी होती है 7.3% हो जाती है। और यहीं यदि ऑप्शन में होता कुसुम तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो कि नाइट्रोजन सामग्री किसके में पाई जाती है। तो कुसुम पाई जाती है 7.9% तक पाई जाती है। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अखाद्य खली, तो अखाद्य खली यानी कि कुसुम हो जाएगी और खाद्य खली की बात करेगा तो राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगी, मूंगफली की खली होगी। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन सामग्री कुसुम खली में होती है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्राउंड नट सही है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सर्वेक्षण सबसे निम्न वर्गीकरण व मानचित्र इकाइयों का उपयोग करता है। सॉइल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सर्वेक्षण सबसे निम्न वर्गीकरण व मानचित्र इकाइयों का उपयोग करता है। तो वो कौन सा होता है, याद रखिएगा विस्तृत सर्वेक्षण हो जाता है। कौन सा होता है, विस्तृत सर्वेक्षण हो जाता है। और इसके माप की बात करें तो याद रखिएगा 1:4000 से लेकर के 1:8000 तक हो जाती है। तो ये माप भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपसे माप भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मुलायम खनिज कौन सा है। बात करें साथियों कि इन चारों में से सबसे मुलायम खनिज कौन सा है। तो याद रखिएगा टैल्क हो जाती है। टैल्क जो कि सबसे मुलायम खनिज हो जाती है क्योंकि इसे आप नाखून से आसानी से हटा सकते हैं। और बात करें टैल्क की तो यह इतनी मुलायम होती है कि इससे ही टेल्कम पाउडर, कागज़, सिरेमिक और मेकअप की सामग्री भी बनाई जाती है। बाकी यदि बात करें क्वार्ट्ज तो यह जो कि सबसे कठोर खनिजों की श्रेणी में आता है। मांटमरिलोनाइट की बात करें तो यह भी खनिज है लेकिन जो कि टेल्क से थोड़ा हार्डली होता है। और बात करें बेडेलाइट तो यह भी जो कि टेल्कम की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा हार्ड होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाजार में उत्पादन और निवेश का अनुपात क्या कहलाता है? बात करें कि बाजार में उत्पादन और निवेश का अनुपात क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा मार्केटिंग इफ़िशियंसी यानी कि विपणन दक्षता कहलाती है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख कर पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को हमेशा किस बिंदु से काटता है? तो याद रखिएगा सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को हमेशा उस बिंदु पर काटता है जहाँ पर जो कि न्यूनतम बिंदु हो। कहाँ पर काटता है? न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? बात करें साथियों केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान की, तो ये कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा कोच्चि केरल में स्थित है। बात करें साथियों केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान की, जिसे इंग्लिश में कहता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा यदि टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो आप कहाँ चले जाएंगे? कोच्चि केरल चले जाएंगे। स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मछली पकड़ने की तकनीकों का विकास करना और मत्स्य पालन में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का विकास करना। और साथियों ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इन दोनों में से एक आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जब टेक्नोलॉजी की बात करें तो कोच्चि केरल हो जाएगा और जेनेटिक रिसोर्स की बात करेगा तो कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। तो यही दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष से कम आयु की मादा बछिया को क्या कहते हैं? बात करें साथियों 1 वर्ष से कम आयु की मादा बछिया की, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा हेफर काफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हेफर काफ कहते हैं। और बात करें गाय के नवजात बछड़े की, नवजात को क्या कहते हैं? तो उसे काफ कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न किस फसल की किस्म है? बात करें साथियों मॉडर्न की, तो याद रखिएगा सनफ्लावर। मॉडर्न किसकी किस्म है? सनफ्लावर की किस्म है। साथियों आप यदि इसको याद रखना चाहते हैं तो आप इन चारों में डिफरेंस जो है कि देख करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखिए बात क्या हुआ है मॉडर्न की, तो इन चारों में से सबसे मॉडर्न फूल आपको किसका लग रहा है? तो वो सूरजमुखी का ही है, क्योंकि सरसों का है ही नहीं, मूंगफली का है ही नहीं, सोयाबीन का है ही नहीं। सबसे अगर मॉडर्न में कोई दिखता है तो सूरजमुखी दिखता है। तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में यदि दिखेगा तो स्ट्राइक कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमय पकने की समस्या अंगूर की किस किस्म से जुड़ी है? तो किससे जुड़ी है? याद रखिएगा ब्यूटी सीडलेट से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? ब्यूटी सीडलेट से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन की ऑफिड रोधी किस्म कौन सी है? बात करें साथियों कि बैंगन की ऑफिड रोधी कौन सी किस्म हो जाती है? तो याद रखिएगा ऑफिड रोधी अन्ना मलाई हो जाती है। कौन सी होती है? अन्ना मलाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशमिश को संरक्षित करने के लिए कौन सा संरक्षक उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फूड प्रिजर्वेशन का कि किशमिश को संरक्षित करने के लिए कौन सा संरक्षक उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बात करें साथियों पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड की, तो रंगहीन फलों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड की। और कलरफुल जो कि फलों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ प्राकृतिक परागण को बढ़ावा देती हैं? इन चारों में से आपको बताना है
कौन सी एक ऐसी स्थितियां हैं जो प्राकृतिक पर परागण को बढ़ावा देती हैं? तो याद रखिएगा, हो जाता है प्रोटोगाइनी, प्रोटोएंड्री और जो कि एकलिंगी। प्रोटोगाइनी, प्रोटोएंड्री और एकलिंगी जो स्थितियां होती हैं वो प्राकृतिक पर परागण को बढ़ावा देती हैं। कैसे? आइए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। साथियों, प्रोटोगाइनी की, तो प्रोटोगाइनी में याद रखिएगा जो फीमेल पार्ट होते हैं वो सबसे पहले विकसित हो जाते हैं और मेल पार्ट विकसित होते होते या जो कि निषेचन के योग्य नहीं होते हैं, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोगाइनी कहलाते हैं। और बात करें प्रोटोएंट्री की, तो यह ठीक जो कि प्रोटोगाइनी का उल्टा होता है। इसमें जो मेल पार्ट होते हैं वो पहले जो कि परिपक्व हो जाते हैं और फीमेल पार्ट आते आते या जो कि निषेचन के लायक नहीं बचते हैं, तो ये भी जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। और बात करें एक लिंगी की, तो आपसे लोग पता होगा मोनोसियस प्लांट पे मेल फीमेल पार्ट एक ही पौधे पाते हैं लेकिन अलग अलग पाते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटोगाइनी, प्रोटोएंड्री और एकलिंगी। ये ऐसी स्थितियां हैं जो प्राकृतिक पर परागण को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में टुंडू रोग किसके कारण होता है? बात करें गेहूं में टुंडू रोग की, तो किसके कारण होता है? एंगियोना ट्रिटिसी और कोराइनेबैक्टीरियम ट्रिटिसी, इन दोनों के द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए व बी दोनों। कौन सा जाएगा? ए व बी दोनों हो जाएगा। आइए बात करें गेहूं के अन्य रोगों के बारे में। तो बात करें ब्राउन और लीफ रस्ट, यह किसके द्वारा फैलता है? तो यह रोग जो कि पक्सिनिया रिकॉन्डिटा टिटिसाई कवक के द्वारा फैलता है। जब भी बात करेगा ब्राउन और लीफ रस्ट की, लीफ रस्ट मतलब पत्ती का गिरवी, तब याद रखिएगा पत्ती के गिरवी पक्सिनिया जो कि रिकॉन्डिटा टिटिसाई हो जाएगा। और दूसरा आ जाता है येलो अथवा धारीदार रोली रोग, येलो और स्ट्रिप। स्ट्रिप कौन सा होता है? स्ट्रिपफॉर्मिस हो जाता है, जैसे पक्सिनिया स्ट्रिपफॉर्मिस नामक कवक के द्वारा होता है। और है ब्लैक और स्टेम रस्ट, ये किसके द्वारा होता है? तो पक्सिनिया ग्रेमनी टिटिसाई नामक कवक के द्वारा होता है। और बात करें लूज स्मट ऑफ वीट की, तो यह किसके द्वारा होता है? अस्ट्लेगोन्यूडा वराइडी टिटिसाई के द्वारा होती है। करनाल बंट और जो कि पर्टियल बंट की बात करें तो यह निमेसिया या टिलेसिया इंडिका नामक कवक के द्वारा होता है। मोलिया डिजीज़ की बात करें तो हेट्रोडेरा एमिनी नामक जो कि सूत्रकृमि के द्वारा होता है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा, यदि डिजीज़ से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आयु, समान अभिभावक सामग्री और समान जलवायु में उत्पन्न मृदा अनुक्रम जिसमें स्थलाकृति और जल निकास के कारण विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैटेना। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम सल्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 17% होती है। कितनी होती है? 17% जो कि पोटेशियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार विचारों और भावनाओं को आपसी भावना में साझा करना, यह कथन किसने कहा? तो किसने कहा था? एडगर डेल ने कहा था। और ये भी याद रखिएगा कोन ऑफ एक्सपीरियंस की जो कि पद्धति किसने दिया था? तो एडगर डेल ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटर का, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मुख्य रूप से कौन सी फाइल प्रणाली उपयोग की जाती है? तो याद रखिएगा NTFS प्रणाली जो कि उपयोग की जाती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मुख्य रूप से जो कि NTFS फाइल प्रणाली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल संचार में पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा एनालॉग सिग्नल को बाइनरी कोड में परिवर्तित करता है। क्या करता है? एनालॉग सिग्नलों को बाइनरी कोड में जो कि परिवर्तित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिरेमिक की क्रिप्टोग्राफ एल्गोरिदम है? तो कौन सा होता है? याद रखिएगा, DES हो जाता है। कौन सा होता है? DES हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबनेट मास्क का उद्देश्य क्या है? बात करें कंप्यूटर नेटवर्किंग की, उसमें सबनेट मास्क का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, किसी पते के नेटवर्क को होस्ट की भागों की पहचान करना, किसी IP पते के नेटवर्क और होस्ट भागों की पहचान करना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संरचना LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत का पालन करती है? तो कौन करती है? एरे करती है। कौन करती है? एरे करती है। बात करें साथियों, पहली प्रक्रिया आधारित भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा, फोर्ट्रॉन हो जाती है, जिसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। बात करें HTML की, तो यह कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, यह नॉर्मली भाषा का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर संसद आदर्श ग्राम योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। जब भी ग्रामीण की बात आएगी तो कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, सभी प्रकार के बैंकों के द्वारा जो कि लोन प्रदान किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। छाप तिलक सब छीनी कविता जो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई किस भाषा में है? तो याद रखिएगा, ब्रज भाषा में लिखी गई है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया था। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के जो कि बढ़ाव में सबसे अधिक जोर दिया था? तो खड़ी बोली के। लेकिन छाप तिलक सब छीनी इन्होंने किस भाषा में लिखा था? तो ब्रज भाषा में लिखा था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब शुरू किया गया? तो देखिए साथियों, इसमें 24 जनवरी दिया हुआ है और 24 जनवरी को लगभग योजनाओं का प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे ये गलती कर देंगे कि 24 जनवरी सही होगा, जिनको अगर नहीं पता होगा तो याद रखिएगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। 26 जून 2020 से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जो कि 26 जून 2020 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत को कौन कौन से कर लगाने के अधिकार है? तो याद रखिएगा, होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, लाइट टैक्स, ये सभी टैक्स जो कि ग्राम पंचायत लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बागवानी मिशन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? यह योजना भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई, बिल्कुल सही है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना जो कि कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो स्टेटमेंट 1 सिर्फ सही है। लास्ट क्वेश्चन साथियों, डीप ट्यूबवेल योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? यह योजना पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है, बिल्कुल सही है। जो डीप ट्यूबवेल योजना है पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है और यह योजना 1986 में लागू की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के किसान पात्र हैं। देखिए, कई प्रकार की योजना में जो कि क्राइटेरिया होती है, ये सीमांत किसान इसमें पात्र हैं या फिर 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर तक के किसान पात्र हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के किसान जो कि पात्र हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो साथियों, ये रहा सभी के HDA के लिए भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।